अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम जनरल साइंस GSC 101 का लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे। फिजिक्स लेक्चर 10 हीट 2। हीट 1 हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने इसको बारे में आपको पढ़ाया था। उसमें हमने एंड पे टेम्परेचर स्केल्स पढ़े थे और उनकी कन्वर्जन पढ़ी थी कि जैसे अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट में गिवन हो तो हम उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या अगर सेल्सियस में कोई चीज़ है तो उसको फ़ारेनहाइट में, या अगर हमारे पास सेल्सियस में है तो उसको केल्विन में किस तरह से चेंज करेंगे। तो इस लेक्चर का स्टार्ट ही इस तरह से हो रहा है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। पिछला चैप्टर जहाँ एंड हुआ था उसमें फार्मूला हमें दिया गया था और इसके स्टार्ट में हमें उसके न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। Problem number 1. The hottest place on earth as of 2005 in the Lut Desert in Iran at 70.7 डिग्री सेल्सियस। यानी 2005 में ज़मीन पे जो सबसे गर्म जगह थी वो इस रेगिस्तान में थी और उस पे हमारे पास टेम्परेचर क्या था, 70.7 डिग्री सेल्सियस। तो हमने टी हॉट ले लिया, यानी टेम्परेचर कोल्डेस्ट क्या है वो ले लिया। दिस inviting region in abiotic meaning without life, नॉट इवन बैक्टीरिया हैव बीन फाउंड। यानी इतना वहां पे गर्म जोन है कि वहां पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह भी नहीं वहां पे होते। द कोल्डेस्ट नेचुरल टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ वाज -89.2 डिग्री सेल्सियस एट रशियन वोस्टॉक स्टेशन इन अंटार्कटिका ऑन 21 जुलाई 1983। अब हमारे पास ये दे दिया है कोल्डेस्ट टेम्परेचर, टी कोल्ड, और उसने कह दिया है कि कन्वर्ट दिस टेम्परेचर्स टू देयर फ़ारेनहाइट एंड केल्विन इक्विवेलेंट, कि फ़ारेनहाइट में इसकी क्या वैल्यू है और केल्विन में इसकी क्या वैल्यू है। हमने ये फॉर्मूला पढ़े थे कि जब हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये 5/9 मल्टीप्लाई बाय टी फ़ारेनहाइट -32। तो इसको हम यूटिलाइज करते हुए, या हमने डायरेक्ट फ़ारेनहाइट का भी ये पढ़ा था, टी फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय टी सी प्लस 32। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। टी सी हमारे पास गिवन है, ये ये वाले की भी निकालनी है 70.7 की भी, और -89.2 की भी निकालनी है। हमने इसमें वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और केल्विन वाले के लिए तो हमारे पास जस्ट हमने सिंपली 273 ऐड करना है, वो ऐड किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। प्रॉब्लम नंबर 2 है, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल हैव सेम वैल्यू, कि कौन सा टेम्परेचर है जिसमें इनकी वैल्यू जो है आंसर है बराबर आता है। डाटा में हमने क्या लेना है, ये सी जो है ये छोटा आना था नीचे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, इसी तरह ये एफ भी नीचे आना था सबस्क्रिप्ट में। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला जो हमारे पास हमें पता है इनकी कन्वर्जन का, उसमें या तो हम दोनों को ही टी एफ कर देंगे या दोनों को ही टी सी कर देंगे और उसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने इधर आपकी जो बुक है उसमें दोनों को ही टी सी कर दिया है। जब हमने टी सी किया, ये यहाँ 9 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 TC, और ये 5 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 TC, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 9 - 5 4, और ये 160 आया था, -160। ये 4 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो -40 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी 40 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी वो टेम्परेचर है जिस पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं है जिसपे इनका आंसर बराबर है। थर्मल एक्सपेंशन इन मैटर, आपने वैसे भी सुना भी होगा और इसका एक्सपीरियंस भी शायद किया हो कि जब गर्मियाँ आती हैं बहुत सी चीज़ें एक्सपैंड होती हैं। इसी तरह जो घर बनाए जाते हैं और या रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके अंदर या ब्रिजेस में जो सरिया डला होता है ना, उसमें स्पेसिंग छोड़ी जाती है, क्योंकि वो इंजीनियर्स जो होते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं कि
ये मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं मैक्सिमम कितना गर्मियों में एक्सपैंड हो सकता है, या सर्दियों में साथ साथ ये भी देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन उसमें कितनी होती है, उस हिसाब से यूज करते हैं ताकि उसको एक्सपेंशन अलाउ की जाए। वरना जहाँ पे ये चीज़ों का नोट ना किया जाए और डायरेक्टली उनको जोड़ते हुए बना दी जाए बिल्डिंग, तो कुछ सालों के अंदर ही उस बिल्डिंग में क्रैक्स आ जाते हैं, क्योंकि वो सरिये ने तो एक्सपैंड होना है। अब उसकी अगर स्पेस नहीं छोड़ी हुई तो वो एक्सपैंड होगा और दीवार में क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। तो वो थर्मल हमारे पास क्या होता है, हीट से यानी गर्मी की वजह से एक्सपेंशन। गर्मी से हमेशा एक्सपेंशन होती है और सर्दी में हमेशा कंट्रक्शन होती है, चीजें सिकुड़ती हैं, वापस को आती हैं। Heat, when added to matter, normally causes expansion in all states, solid, liquid, gas. यानी इन तीनों जो है मैटर की स्टेट्स इनमें होती है, लेकिन सबसे ज्यादा गैस में एक्सपेंशन होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी फैले हुए होते हैं। उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में। That is, all materials when heated normally undergo physical expansion. This expansion is termed as thermal expansion. Different material will expand by different amounts for the same rise in temperature. वो इसलिए क्योंकि हर मटेरियल की अपनी भी होती है कि वो हीट के चेंज होने से कितना एक्सपैंड हो सकता है। और कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो इसके ऑपोजिट रिएक्शन शो करते हैं, यानी उनमें थर्मल एक्सपेंशन होती ही नहीं है, उनमें कंट्रैक्शन आना शुरू हो जाती है। वो डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर होता है कुछ मटेरियल्स का। देयर आर सम मटेरियल्स विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग। These are said to have anomalous behavior. Water, yes की एग्जांपल दी हुई है, water near its freezing point has such behavior. आपने देखा होगा कि बर्फ जो होती है, जब हम फ्रिज में बर्फ जमाते हैं या अपने कभी निकाली हो, वो उसमें एक्सपेंशन होती है, हालांकि नॉर्मली चीजें जो होती हैं वो कंट्रैक्ट कर जाती हैं। इसी तरह जब वो वही पानी वापस आएगा, हम उसको हीट करेंगे उस बर्फ को, तो उसमें कंट्रैक्शन आएगी। As a rule, gases expand more than liquids and liquid expand more than solid. The fact that different material expand by different amount for the same rise in temperature is used in many application. यानी हम अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कहाँ पे हमने जो चीज़ यूज़ करनी है उसका एक्सपेंशन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो दूसरा मटेरियल यूज़ कर लेते हैं। द मोस्ट कॉमन बीइंग थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट बहुत सी चीज़ों में होता है, जैसे कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, वो अपने आप को ऑटोमेटिकली बंद कर लेते हैं एक टेम्परेचर पे जाके। जिससे आयरन जो घर में होती है कपड़े प्रेस करने के लिए भी, वो भी एक फिक्स अमाउंट तक, जो हमने उसको रेगुलेटर्स पे सेट किया होता है टेम्परेचर, उस पे जब चली जाती है थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है। जब उसको लगता है कि उसका टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया तो फिर वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जो अपने आप को इस तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। अब सॉलिड की थर्मल एक्सपेंशन। अ सॉलिड थर्मोस्टेट, ये यहाँ डायग्राम में बनाया गया, टू मेटल स्ट्रिप हैविंग डिफरेंट एक्सपेंशन रेट आर वेल्डेड टुगेदर एंड रिवर्टेड एट वन एंड। यानी हम इसमें जो थर्मोस्टेट बनाते हैं ना, उसमें जो डिफरेंट मटेरियल यूज करते हैं, होते सॉलिड्स ही हैं पर डिफरेंट टाइप के होते हैं, और दोनों को एक साइड से जोड़ा होता है। ऑन हीटिंग द लार्जर एक्सपेंशन ऑफ वन मेटल फोर्सेस द सिस्टम टू बेंड। जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो एक की वजह से बेंड हो जाता है। दिस इज एम्प्लॉयड इन मैनी डिवाइसेस लाइक थर्मोस्टेट वेयर द फोर्स ऑफ बेंड स्ट्रिप इज यूज्ड टू मेक और ब्रेक एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। यानी ये जब एक्सपैंड हो जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है, तो ये इस सिस्टम को आगे करंट फ्लो नहीं होने देगा। जब उसको लगेगा कि मेरा टेम्परेचर इससे कम होना शुरू हो रहा है, तो फिर ये वापस अपने आप को अपनी जगह पे ले आता है और सिस्टम चलना शुरू हो जाता है। अब एक्सपेंशन की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है
लीनियर यानी एक ही डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में भी एक्सपेंशन हो रही होती है और 3 डायमेंशन में भी हो रही होती है। Linear expansion in solid. The expansion in one dimension is known as linear expansion. Material have 3 dimensions, then how can we say, यानी अगर एक मटेरियल है उसकी 3 dimensions होती हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो एक ही डायमेंशन में एक्सपैंड हो रहा है? तो उसका आंसर सिंपली ये है कि जो बहुत ज्यादा फील होने वाली अगर एक्सपेंशन है वो जस्ट एक डायमेंशन में ही हो रही है, तो हम उसको कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन है इसमें। टेक अ थिन लॉन्ग रॉड, एग्जाम्पल दी हुई है, लेंथ 50 सेंटीमीटर ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको हम हीट प्रोवाइड करें, हीटिंग द रॉड, आफ्टर हीटिंग इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ तो बहुत ज्यादा थी ना, उसमें ज्यादा विजिबल फर्क पड़ा है। और डायमीटर कह लो कि 1/50 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ, तो वो बहुत निग्लिजिबल है, तो इसलिए हम इसको लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, वरना तो इसकी 2 डायमेंशंस इंक्रीज हो रही है, which is negligible as compared with length, so this is constrained to expand in one direction only. This expansion will depend upon original length of thin rod, change in temperature, nature of the material of the rod, क्योंकि हर मटीरियल डिफरेंट मटेरियल्स की ये डिफरेंट होती है। अब इसमें हम इस लीनियर एक्सपेंशन को फाइंड करेंगे। इसकी डेरिवेशन आपने पहले भी पढ़ी होगी। इसमें ये जो अल्फा है ना, ये हर मटेरियल का डिफरेंट होता है। अब एक लेंथ है वो अगर चेंज हो रही है तो टोटल लेंथ पे भी डिपेंड कर रही होती है। कोई अगर लेंथ जितनी छोटी है, चेंज इन लेंथ भी कम आएगी, लेकिन अगर हमारे पास लेंथ ज्यादा है, जैसे 50 सेंटीमीटर की एक रॉड है, उसकी लीनियर एक्सपेंशन कम होगी एज कम्पेयर टू अगर हम 100 सेंटीमीटर रॉड लें, तो चेंज इन लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये चीज। और टेम्परेचर पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है। हम ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे, एक्सपेंशन ज़्यादा होगी। डेल्टा एल जो है हमारे पास L2 माइनस L1, यानी पहले क्या थी L1 जो है, पहले क्या लेंथ है L2 जो उसकी एक्सपेंशन के बाद है। इसी तरह डेल्टा टी में T2 माइनस T1, T1 है हमारे पास ओरिजिनल पहले वाला टेम्परेचर, T2 जो है वो हमने जो खुद से हीट प्रोवाइड की है तो उसके बाद है। L2 माइनस L1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L1 के, क्योंकि वही जो मैंने अभी बात की है कि जितनी बड़ी लेंथ होगी उसकी एक्सपेंशन ज़्यादा होगी। इसी तरह L2 माइनस L1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T2 माइनस T1 के भी। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो L2 माइनस L1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L1 इंटू T2 माइनस T1। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब भी हम रिमूव करते हैं तो इक्वल का साइन आता है और साथ हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, जिसको अल्फा का नाम दिया गया है। यहाँ से अगर हमने L2 यानी चेंज इन लेंथ, अब क्या लेंथ आई है वो निकालनी। चेंज इन लेंथ तो L2 माइनस L1 है, लेकिन बाद वाली लेंथ क्या है वो निकालनी है, तो ये माइनस L1 यहाँ, ये माइनस में इधर जाके प्लस में आ जाएगा। इन दोनों में से अगर हम देखें L1 कॉमन है, तो L2 इज इक्वल टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 ये आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो हम इसी स्टेट में पीछे वाले में रहेंगे, ये वाले में। ये यहाँ इसके साथ जो है L1 इंटू T2 माइनस T1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये इसके आंसर है। L2 minus L1 is very small value for 1 Kelvin change in temperature. So alpha is very small value. The unit of alpha is per Kelvin. Volume expansion in solids. अब वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी अगर उसकी तीनों डायमेंशंस में चेंज आ रहा हो तो फिर हम उसको कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। The expansion in 3 dimensions is known as volume expansion. The expansion will depend upon original volume. जाहिर है कि जैसे ओरिजिनल लेंथ पर डिपेंड करता है, इसी तरह ओरिजिनल वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतनी उसकी चेंज ज्यादा होगी। चेंज इन टेम्परेचर, कि जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतने ज्यादा एक्सपेंशन होगी। एंड नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि हर मटेरियल की वॉल्यूम एक्सपेंशन डिफरेंट होती है। डेल्टा V हमारे पास V2 माइनस V1, डेल्टा T हम T2 माइनस T1 है।
वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट होता है बीटा। वैसे ही जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया था, इसको भी हमने ऐसे ही सिमिलरली सॉल्व करना है कि V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V2 माइनस V1 के, V2 माइनस V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T2 माइनस T1 के। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो V2 माइनस V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V1 इंटू T2 माइनस T1। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे तो इक्वल और कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे। और ये इसी तरह हमने V2 की और बीटा की वैल्यू निकाली जैसे हमने L2 की और अल्फा की निकाली थी। आगे इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, एक मेटल का नट, उसकी पिक्चर बनाई है और पूछा है अ मेटल पीस विद अ होल इन इट। मेटल का ये पीस है, इसके अंदर सुराख है। When the nut is heated, it expands। क्योंकि ये सॉलिड है, इसकी एक्सपेंशन होगी। अब वो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ द होल। डज द होल एक्सपैंड, क्या होल एक्सपैंड हो करेगा यानी फैलेगा, या डज द होल कॉन्ट्रैक्ट, क्या वो सिकुड़ जाएगा, और डज द होल रिमेन्स द सेम, या उसके साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जाहिर है ये सॉलिड है, इसकी एक्सपेंशन होगी। The whole has to expand as the spacing between atoms increases on heating, and it will expand at the same rate as the nut। जिस तरह से ये एक्सपैंड होगा, इसका सुराख भी एक्सपैंड हो जाएगा। दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय फिगर बी। ये वाली फिगर जो है इसकी, इससे आपको पता चल रहा है। Here the hole is replaced by a bolt of the same material, or if we can, a nut without hole। Now, if the hole remained the same or contract, the bolt would not room to expand, which it should, as it is made for the same material as the nut। यानी उसको उसके अकॉर्डिंग एक्सपैंड होना होता है। अब है एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड की एक्सपेंशन, क्योंकि लिक्विड जो होते हैं वो किसी ना किसी चीज में होते हैं, और उसके बगैर तो ये हम एक्सपेंशन नहीं कर सकते। तो दो तरह से इसकी एक्सपेंशन होती है। एक तो वो मटेरियल जिसके अंदर हमने लिक्विड को गर्म किया हुआ, वो कंटेनर क्योंकि सॉलिड है वो भी एक्सपैंड होता है। तो इसमें एक अपेरेंट चेंज होता है और एक रियल चेंज होता है। तो हम वो दोनों को पढ़ेंगे। अनलाइक सॉलिड्स, liquids and gases require a container to give them shape। Therefore, whenever we are considering expansion of fluids, गैस और लिक्विड्स को कंबाइन हम फ्लूइड्स कहते हैं। वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर, यानी कंटेनर भी एक्सपैंड करेगा। वी डू नो दैट लिक्विड एक्सपैंड मोर देन सॉलिड। Therefore, when a liquid in container is heated from outside, यानी कंटेनर के बाहर से जब अगर इसकी एक्सपेंशन हो रही है, लाइक इन थर्मामीटर, द कंटेनर एक्सपैंड फर्स्ट lowering the liquid level, and only when the heat makes the liquid expand its level start to rise। यानी पहले कंटेनर जो है वो एक्सपैंड होता है, उसके बाद लिक्विड एक्सपैंड होना शुरू होता है, अगर हमने जो उसको हीट प्रोवाइड की है वो कंटेनर के बाहर से प्रोवाइड कर रही है। ऑन द अदर हैंड, इफ हीटिंग इज फ्रॉम विद इन द लिक्विड इन द कंटेनर, यानी अगर हम उसको अंदर वाली साइड से यानी लिक्विड को गर्म कर रहे हैं डायरेक्टली, लाइक इन इलेक्ट्रिक केटल, द लेवल राइजेस इमीडिएटली। यानी इस केस में लिक्विड जो है वो पहले एक्सपैंड करेगा, दो इट्स रेट ऑफ इंक्रीज फॉल एज द कंटेनर आल्सो स्टार्ट टू एक्सपैंड दो एट अ स्मॉलर रेट। इसमें भी वो उसकी एक्सपेंशन होती है सॉलिड कंटेनर की, लेकिन उसके कंपैरिजन में कम होती है, क्योंकि पहले दूसरे मेथड में हम डायरेक्टली पहले कंटेनर को हीट प्रोवाइड करें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंशंस इन लिक्विड। रियल एक्सपेंशन इज ऑब्जर्व, एक रियल और एक अपेरेंट होती है। रियल एक्सपेंशन इज ऑब्जर्व एक्सपेंशन आफ्टर द कंटेनर हैड एक्सपेंडेड, यानी जब उसमें एक्सपेंशन होती है कंटेनर के समेत, वो होती है रियल। अपेरेंट क्या होती है, जो हमें लिक्विड की एक्सपेंशन नजर आ रही है। तो वही इसको ओमेगा रियल इज इक्वल टू ओमेगा कंटेनर प्लस ओमेगा लिक्विड, ये इसका फॉर्मूला है। हाउएवर, वी कैन मेक लिक्विड एक्सपैंड लीनियरली if they are forced to expand in a space which does not expand as compared to liquid for the same temperature range।
यानी सिर्फ लिक्विड ही एक्सपेंड करे अगर हम इस तरह के मटेरियल में उसको डालें जो जिसकी इतनी ज्यादा सॉलिड की एक्सपेंडेशन ना हो. For example, mercury and alcohol expand appreciably more than glass for the same range of temperature. So we use this to our advantage in liquid in glass thermometer. यानी हमने जब इस तरह का मटेरियल यूज कर लेते हैं लिक्विड में जिसकी एक्सपेंशन ज्यादा तेजी से हो और सॉलिड उसके लिए वो यूज करते हैं जिसकी एक्सपेंशन बहुत कम हो. एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. अब यहाँ पानी की बात की जा रही है जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप घर में ऑब्जर्व करें फ्रिज में जब बर्फ जमती है वो एक्सपेंड होती है जबकि उसका पानी जो हमने पहले डाला होता है वो उससे कम होता है. यानी आप अगर फुल बाय फुल जो भी आप कंटेनर यूज कर रहे हैं जिसमें आप बर्फ जमा रहे हैं फुल बाय फुल उसको भर के रखेंगे तो वो उस कंटेनर से थोड़ा सा बाहर को होती है. और अगर आप चाहते हैं कि कंटेनर के फुल बाय फुल तक बर्फ आए तो आपको उससे कम पानी डालना पड़ता है. इसी तरह उसका जब वो बाहर रखेंगे वो फ्रीज उसकी टूटेगी तो उसका और हिसाब है. अब यही चीज यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी. देर आर सम मटीरियल्स विच डू नॉट एक्सपैंड ऑन हीटिंग. यानी उनको हीट प्रोवाइड करने से उनकी एक्सपेंशन नहीं होती. दीज मटीरियल्स आर गिवन अ स्पेशल नेम एनोमलस मटीरियल. इन अदर वर्ड्स दे बिहेव डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल. एनोमलस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो नॉर्मल वे में नहीं जा रहे. वाटर इज वन सच अ मटीरियल. पानी उनमें से एक ऐसा मटीरियल है. इट इज अनयूजुअल एक्सपेंशन ऑफ वाटर व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस. यानी जब उसका टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री तक चेंज होता है इट कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग. यानी टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है पर उसमें एक्सपेंशन नहीं आ रही उसमें कंट्रैक्शन हो रही है. इन अदर वर्ड इट्स डेंसिटी इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस बिटवीन दैट पॉइंट. यानी उसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. विच इज वेरी यूजफुल एंड नेचर हैज यूटिलाइज दिस एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर फॉर इट्स बेनिफिट. इसकी वजह से ये है कि जो हमारे पास ऐसे एरियाज है ना जहाँ पे बर्फ में दरियाओं नदी नालों पे बर्फ जम जाती है तो उस पे क्या होता है कि ऊपर वाले सरफेस पे तो बर्फ होती है नीचे नहीं बर्फ होती. नीचे वाला पानी जो है वो एज कम्पेयर टू ऊपर वाले सरफेस के थोड़ा सा गर्म होता है तभी वहाँ की जो आबी मखलूक है ना मछलियां और जो भी और चीजें हैं वो जिंदा रह सकती हैं. Unusual means when you cooling something, it contract rather than expand. But when water is cooled from 4 degrees Celsius to 0 degree Celsius, it expand. When water is heated from 0 degree to 4 degree, it contract. Therefore, it is an anomalous behavior. This is an unusual behavior, so termed as anomalous, that is unusual, गैर मामूली. Because on heating, water contracts rather than normal expansion as it would be expected and vice versa. Vice versa यानी इसके opposite भी करें तो वो ऐसे ही है. ये उन्होंने इसका ग्राफ बनाया हुआ है. Effects of anomalous behavior. Ice floats on water. बर्फ जो है पानी की सतह पर तैरती है. Because material expand when it is cooled. क्योंकि ये वाला मटेरियल जो है एक्सपैंड हो जाता है ठंडा होने पे. इट्स डेंसिटी इज टू बी डिक्रीज एज मैस रिमेन्स द सेम. आइस की डेंसिटी हमेशा कम होती है वाटर की ज्यादा होती है. एंड इट ऑक्युपाइज अ लार्जर वॉल्यूम. उसको ज्यादा जगह चाहिए सो इट बिकम्स डेंसर therefore rises. Once the water is concerned into ice it floats on the surface of the water due to decrease in its density. Temperature of water below ice is 4 degrees Celsius because ice is anomalous. Aquatic और marine life survives in winter. यानी इसी वजह से जो है पानी की मखलूक जो है वो जिंदा रह पाती है. Stones and even mountains crack due to expansion of water in crevices. सबसे ज्यादा तेजी से जो
पहाड़ों को तोड़ा जाता है, जो नॉर्मल तो डायमंड से तोड़ा जाता है ना, वो तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। उसकी निस्बत सस्ता ही होता है कि पानी की नोजल बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा प्रेशर से उसके ऊपर से चलाई जाती है, तो वो कट जाती है। वाटर पाइप बर्स्ट इन विंटर्स। पानी के पाइप जो होते हैं वो फट जाते हैं सर्दी में। अब एक्सपेंशन हमने सॉलिड्स में पढ़ ली, लिक्विड में पढ़ ली, अब एक्सपेंशन पढ़ेंगे हम गैसेस में। Like liquids, gases also require a container to give them shape. Therefore, whenever whatever has been said about liquid is also true for gases. यानी इसके केस में भी कंटेनर भी expand करेगा. Both being considered as fluids which flow, gases, however, can be restrained in container which have no room for expansion and they have be compressed. गैसेस को ज्यादातर कंप्रेस किया जाता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपैंड फॉर्म में होती है। नॉर्मली जो गैस को अगर हम कंप्रेस करें ना, कि ओरिजिनल वॉल्यूम उसका कितना है कि उस कंटेनर के अंदर जो एक सिलेंडर्स में गैसेस भरी जाती हैं, तो उसका 90% जो है वो खाली हवा होती है और उसके अंदर पूरी गैस फैली हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल टेक अ स्ट्रिंग। अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि गैस को आप कैसे उसके अंदर भर सकते हैं किसी चीज कंटेनर में और उसको निकाल सकते हैं, जैसे हम हवा भर रहे हैं। हमने ये एग्जाम्पल दी हुई है, ये सिरिंज बनी हुई है, टीका जिसको आप कह सकते हैं। जब आप उसको पीछे की तरफ लेकर जाते हैं, इस इधर बारीक सी नोजल होती है, इसके जरिए इसमें हवा भर जाती है। और जब आप इसको वापस को लेके जाएंगे, फुल अगर एंड तक लेके आएंगे, तो उसके अंदर से गैस जो है वो बाइंड भी निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल टेक अ syringe एंड जस्ट पुश एंड पुल द गैस आउट। If we close the end of the syringe with some material and apply pressure, the plunger is going up to some extent and then it stops. We have to apply larger amount of force to make plunger move further because we apply a larger force. So we compress gases, यानी इसके वजह से हम gases को compress करते हैं। The expansion is in gases is not linear as in solids and liquid, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में नहीं होती, सारी डायरेक्शन में गैस फैली होती है। फॉर एक्सपेंशन ऑफ गैसेस वी यूज डिफरेंट रिलेशनशिप। अब इसमें हम पढ़ेंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ भी पढ़ा होगा और चार्ल्स लॉ भी पढ़ा होगा। Boyle's law: for a given mass of gas, volume V and pressure P are inversely proportional to each other provided the temperature does not change. यानी अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो ये एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि अगर हम ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं ना, तो गैस का जो कंटेनर के अंदर वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, और अगर हम प्रेशर कम करेंगे, गैस कंटेनर में पूरी तरह से वो फैल जाती है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, पी के साथ साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और 1/v आना था। फिर P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ओवर V, तो वहां से PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। तो दो कंडीशन P1 V1 और P2 V2 ये कांस्टेंट है, तो इधर से हम कह सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। टू कंडीशंस दैट mass of gas and temperature are kept constant, यानी इसमें कंडीशन क्या है कि एक तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा और ऊपर से गैस के जो गैस है वो भी चेंज ना हो। वी से temperature does not change means when a gas is compressed, some heating effect takes place due to friction and compression of molecules. So we have to wait for certain period of time for that heat to be dissipated in order to satisfy the Boyle's law. आगे इधर एप्लीकेशन बॉयज लॉ में इसका प्रॉब्लम से दिया हुआ है, यानी न्यूमेरिकल दिया हुआ है। A cylinder container contains 1500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस। यहाँ पे ये जो 3 है ना, सी सुपर स्क्रिप्ट में आना था, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस। ये जो है हमारे पास वॉल्यूम है V1,
ऑफ अ गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1.5 into 10⁵ यहाँ 105 नहीं है, 10⁵5 है। पास्कल, पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है। तो हमारे पास P1 की ये वैल्यू। इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू 250 सेंटीमीटर क्यूब, ये V2 की वैल्यू है। फाइंड द न्यू प्रेशर अज्यूमिंग द टेम्परेचर हैज नॉट चेंज। अब टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो वाइजला लगता है। हमें पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ से हमने P2 फाइंड करना है, तो P1 V1 ओवर V2 आ जाएगा। उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नाउ चार्ल्स लॉ। अगर हम वॉल्यूम को फिक्स कर दें, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ एनी गैस, सॉरी यहाँ पे हमने प्रेशर फिक्स करना है। इसमें हमारे पास वाइल्स लॉ में होता है कि टेम्परेचर फिक्स होता है, और चार्ल्स लॉ में प्रेशर फिक्स होता है। वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ एनी गैस एंड इट्स टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर प्रोवाइडेड द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। द मास ऑफ द गैस एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। मास इसमें भी कांस्टेंट होता है वाइल्स लॉ में, और चार्ल्स लॉ में भी ये कांस्टेंट होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इधर भी एक स्टेप मिसिंग है। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, यानी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आना था इसके दरमियान में, जस्ट और टी आ जाना था। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, इक्वल आता है और कांस्टेंट आता है, तो हो जाना था V इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टी। तो वहां से यहाँ टी मल्टीप्लाई हो रहा होना था, तो इधर आ जाना था V ओवर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट के बराबर है। तो अगर दो स्टेट्स लेने V1 ओवर V1 T1, वो भी कांस्टेंट है के बराबर है, V2 T2 वो भी कांस्टेंट के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि ये जो ला है, ये केल्विन स्केल पे अप्लाई करता है, ये सेल्सियस स्केल पे नहीं होता। चाहे आपने शायद अगर फिजिक्स पढ़ी हो इंटर में, तो वहां पे ये इसको बड़ी डिटेल में पढ़ाया गया था कि ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे डिफरेंट V और T के, और आंसर बराबर नहीं आते थे। फिर केल्विन स्केल तभी बनाया गया था। जब केल्विन स्केल बनाया गया तो इन दोनों का आंसर बराबर आता है। Charles further added that if the line continuously expanded in negative temperature range, the line would meet the temperature exit at -273 डिग्री सेल्सियस। इस पे जो मीट करी है ना -273, इसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, यानी 0 केल्विन। कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। प्रेशर लॉ। प्रेशर ऑफ अ फिक्स एब्सोल्यूट जीरो जो है वो अटेनेबल नहीं है, हुआ आज तक अटेन नहीं हुआ। किसी भी चीज का टेम्परेचर कभी भी 0 केल्विन तक नहीं किया, उसके करीब करीब चले गए हैं हम अभी तक किसी का, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है वो हम यहाँ पे ही देखेंगे। प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड mass of any gas and its temperature are directly proportional to each other provided the pressure is kept constant। यहाँ पे भी गलती है। प्रेशर और टेम्परेचर का अगर बात की जा रही है, तो प्रेशर कैसे कांस्टेंट हो सकता है? यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट आना था। द mass ऑफ गैस एंड वॉल्यूम आर केप्ट कांस्टेंट। देखा यहाँ पे, जैसे पीछे बताया था ना, पहले एक चीज का और बाद में मैथ की बात की। इसमें भी पहले प्रेशर की बात की, तो फिर यहाँ पे मैथ्स और उसकी बात कर दी। तो इसी तरह यहाँ पे भी यही चीज रिपीट हो रही थी। यहाँ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट आना था, फिर बता रहे थे कि गैस और वॉल्यूम कांस्टेंट है। किसी भी टेम्परेचर के लिए। अब ये P1 over T1 is equal to P2 over T. Here, the line also meet the temperature axis -273 degrees Celsius, which gives the concept of absolute zero. -273 degrees Celsius is temperature at which both Charles and pressure law ultimately have neither volume zero equal to zero or pressure become zero। यानी किसी भी चीज का वॉल्यूम तो हम जीरो कर ही नहीं ना सकते ना, आगे वॉल्यूम भी जीरो हो जाए प्रेशर भी जीरो हो जाए, वो नहीं जीरो हो सकता किसी चीज का। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट जीरो है और ये अटेनेबल नहीं है। दैट इज व्हाई दिस टेम्परेचर इज गिवन द नेम एज एब्सोल्यूट जीरो। देयर इज नो टेम्परेचर बिलो this, because if we expand the line below the temperature, then we either have the negative volume or negative pressure, जो कि पॉसिबल नहीं है, which is not possible।
एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, यानी यहाँ पे भी आपके पास एक न्यूमेरिकल आ गया है, हमने इसने दिया है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर इज 2.5 मीटर क्यूब। यहाँ पे भी 3 सुपरस्क्रिप्ट में आना है। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम दिस गैस वुड ऑक्यूपाई इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3। यानी अगर कोई टेम्परेचर हमारे पास T1 है, तो वो जो T2 है वो 3 टाइम्स T1 के इक्वल है। हम ये हमारे पास है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, T2 की जगह 3T पुट करेंगे। T से T कैंसिल हो जाएगा, जो ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर आ जाएगा 7.5 मीटर क्यूब। आगे नेक्स्ट है एवोगैड्रोस लॉ। The three gas laws can be combined in Avogadro law. PV/T is equal to constant। यानी हमने जो लास्ट पढ़े थे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एक और लॉ प्रेशर लॉ, तो हमने उसको कंबाइन कर दिया। PV/T is equal to constant। The mass of gas is kept constant। ये हमारे पास वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, P प्रेशर है। एक होती है आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equal to nRT। R जो है वो गैस कांस्टेंट, रिडबर्ग गैस कांस्टेंट, और हर गैस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। पी हमें पता है वॉल्यूम है, पी हमारे पास प्रेशर है, एन जो है नंबर ऑफ मोल्स या मैस है, और टी टेम्परेचर है। इन ऑल गैसेस गैस लास्ट टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, यानी केल्विन में मेजर किया जाता है। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर आइडियल गैसेस ओनली। कुछ गैसेस होती हैं, उस जो आइडियल गैसेस होती हैं, ये सिर्फ उस पे लगता है। जो रियल गैसेस हैं कुछ, उन पे ये लॉ फॉलो नहीं होता। वी यूज रियल गैसेस एंड फ्यू गैसेस आर क्लोज बट स्टिल नॉट preferably आइडियल गैसेस। Noble gases like helium are the nearest approximation of ideal gases. Ideal gas in which all gas laws obey। यानी जितने भी गैस लॉज हैं, अगर वो सारे के सारे वो ओबे हो जाते हैं, फॉलो हो जाते हैं, तो वो आइडियल गैस होती है। और वो बहुत कम गैसेज हैं जो आइडियल हैं। आगे 3 क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या रिलेशन है। लीनियर एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली, जैसे कि हम अभी पीछे भी पढ़ चुके हैं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, जबकि वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होती है, तीनों डायमेंशन में। whereas volume expansion is in 3 directions। if we have a cube of material of length L, क्यूब की क्योंकि तीनों लेंथ सेम होती हैं, then linear expansion would be L plus delta L, यानी change in length del for change of that। Each side of cube is going to increase by a factor of delta L। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन इसकी हो जाएगी L plus delta L का क्यूब। It is going to be a cubic relationship। However, coefficient relationship alpha ratio beta is approximately 1:3। Question number 2. Why is a little sag is left in wires when used in summer? Because during winter, wires will contract due to decrease in temperature। Winters में contraction होती है and becomes taut। If sag is not left, then the wires may snap due to this contraction। आपस में जुड़ जाएंगे। What do you mean by ideal real gas? Any real gas, हमें क्या real gas कौन सी होती है आइडियल? Any real gas which follows the gas laws in the ideal form are ideal gases। यहाँ भी हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर इस चैप्टर के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।